साजिश हुई, उसमें इस्टेब्लिशमेंट शामिल थी। आजकल वैसे ये उनको गालियां निकाल रहा है, लेकिन उस वक्त वो इनके साथ थे, जनरल बाजवा साहब। इस्टेब्लिशमेंट ने साजिश की और उसके साथ हमारी जुडिशरी शामिल हुई। जुडिशरी में ऐसे लोग थे, उस वक्त का चीफ जस्टिस साकिब निसार, जो कहता था कि मैं बाबा रहमते बन गया हूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो गया। ये उसकी एक तकरीर है, शायद आप में से भी किसी ने सुनी हो। इसने लाहौर में तकरीर की थी कि जी मुझे पता नहीं क्या हो गया है, और मैं जो है वो जिस तरह से गांव में बाबा रहमते होता है, मैं बाबा रहमते बन गया, लेकिन दरअसल वो पूरी कौम के लिए बाबा रहमते बन गया था। उसने ऐसी हरकतें की, वो हॉस्पिटलों के दौरे करने लगा, वो लोगों के खिलाफ जो है वो पंचायतें बैठाने लगा। और आज आप देखिए कि अल्लाह ताला ने उसे कैसे एक्सपोज किया है। उसके बेटे की ऑडियो एक जो है वो लीक हुई है 2-3 दिन पहले। उसमें वो पीटीआई के टिकट का सौदा करते हुए एक बंदे को टिकट दिलाने की बुनियाद पे उससे 1.5 करोड़ रुपया जो है वो तलब कर रहा है, और उसे ये कह रहा है कि ये एक ना करो, मैंने पूरा 1.5 लेना है आपसे। आप मुझे बताएं कि इतने आला मुनासिब पे बैठे लोग, उनका किरदार ये सामने आ रहा है। ऐसा गंदा किरदार रखने वाला आदमी, आप मुझे बताएं कि आज तो उसके पास है कुछ नहीं। आज तो वो जो है वो एक आम आदमी की तरह है। जब वो इस मुल्क का चीफ जस्टिस था तो उस वक्त उसकी औलाद क्या करती होगी। उस वक्त ये उसका बेटा जो है, इसने उसको कहां कहां नहीं बेचा होगा, और कहां कहां जो है वो सौदे नहीं किए होंगे। और पीटीआई के टिकटों के आज भी वो दलाल बने हैं, दोनों बाप और बेटा। तो ये दल्ले दलाल जो है ये आज पीटीआई के टिकट बेच रहे हैं, तो उस वक्त फिर पीटीआई के जो है ये किस कदर जो है वो ये हमदर्द होंगे। और वो तमाम बातें जो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो साजिश हुई, और उसे इस बात में सजा दी गई कि तुम अपने बेटे की फैक्ट्री में तुमने अपने आप को मुलाजिम शो किया है, और वहां से तुमने तनख्वाह लेने की बात लिखी है। तनख्वाह तुमने ली तो नहीं है, लेकिन ले सकते थे, लिहाजा तुम नाअहल हो। उसके पीछे कौन था? यही बाबा रहमते था। इन लोगों ने साजिश की, और साजिश करके इन लोगों ने जो है वो मुल्क का बठा बिठाया, और इस एक फितना सिफ्त इंसान को जो है वो इन्होंने जो है वो हुकूमत में बिठा दिया। मैं, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपको यानी हल्फन ये बात कहता हूं कि मैं असेंबली में जो मेरी सीट है उसके आगे वज़ीर आज़म की सीट है, और उसके साथ कोई 5 फुट के फासले पे उसकी सीट है। इस आदमी ने 3.5 पौने 4 साल में हमारे साथ कभी दुआ सलाम नहीं ली, ये कभी हमें मिला नहीं। और जिस दिन मियां शहबाज शरीफ ने वहां पे उठ के कहा कि मुल्क के हालात खराब हैं, आए बैठे, खान साहब कोई हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाएं, मुल्क की इकोनॉमी का, मौशियत का बहुत बुरा हाल है। इसने आगे से गालियां निकालनी शुरू कर दी, कहे तुम तो चोर हो, तुम तो डाकू हो, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तो तुम्हें जेल भेजूंगा, तुम तो जेल से बचने के लिए ये बातें कर रहे हो। हालत ये है कि जिस दिन इंडिया ने पुलवामा का हमला किया, तो उस दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब ने, और उस वक्त DGISPR गालबन थे जनरल आसिफ गफूर, तो उन्होंने कहा कि जी हम आपको ब्रीफिंग देना चाहते हैं। उस ब्रीफिंग के लिए उन्होंने अपोजिशन के तमाम रहनुमाओं को बुलाया, हर पार्टी से 3-3, 4-4 लोग गए, हम भी गए, मैं था, मियां साहब थे, जरदारी साहब भी थे, मौलाना फजलुर रहमान, सारे लोग। वहां पे हम तकरीबन 1.5 घंटा बैठे रहे। ये 7 वाली लाइन में कोई 100 फुट के फासले पे अपने दफ्तर में मौजूद था,
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसकी मिन्नतें करता रहा कि आओ जाके वहां पे आप बैठे, तो हमने ब्रीफिंग देनी है। इसने कहा जी नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो उनको नहीं देख सकता, मैं तो उनको नहीं मिल सकता। तो मुख्तसरन बात के इस मुल्क में सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम, नफरत, ओए तोए का कल्चर, अपने मुखालिफ को गालियां देना, अपने मुखालिफों को कोई जगह ना देना, और अपने मुखालिफों के मतलब ये कहना कि जी इन सबको खत्म कर दिया जाएगा। आप मुझे बताएं कि आपके अगर गांव में 2000 लोगों ने वोट आपके हक में नहीं दिया, तो भले 10,000 ने आपके हक में दिया हो, तो आप 2000 लोगों को जो है वो उठा के समुद्र में फेंक देंगे? इस तरह से सिस्टम चलेगा? इस तरह से ये मुल्क चलाएगा? इसने दरअसल इसी तरह से मुल्क को चलाने की कोशिश की, जिसकी वजह से भट्ठा बैठ गया। इसने 3.5 पौने 4 साल कोई काम नहीं किया। मैं अगर यहां पे खड़ा हो के आपको ये कह सकता हूं कि जब हमारी यहां पे हुकूमत रही है, मरकज में भी और पंजाब में भी, हमने यहां पे जो है वो कार्डियोलॉजी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया। आज वहां से हजारों लोग जो है वो फायदा उठा रहे हैं, उनके हार्ट के ऑपरेशन हो रहे हैं, उनको मेडिसिन मिल रही है। हमने यहाँ पे जो है वो एशिया का सबसे बड़ा चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है वो बनाया। ये मुझे बताया कि इन्होंने 3.5 पौने 4 सालों में वहां पे कोई कमरा भी बनाया हो इन्होंने। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज बनी, यहाँ पे हमारे दौर में तमाम मेन रोड्स बनी, यहाँ पे हमारे दौर में मोटरवे बनी, एक्सप्रेस वे बनी। आप एक्सप्रेस वे पे जाएं और जाके जो है वो मोटरवे पे आप अगले 2.5 घंटों में जो है वो इस्लामाबाद पहुंचे, 1.5 घंटे में जो है वो आप जो है वो पहुंचे लाहौर में। और अगर आप मुल्तान की तरफ जाए तो आज फैसलाबाद से मुल्तान का फासला सिर्फ 2-2.5 घंटे का है, और वहां से आप सखर तक जाएं और आप इंशाअल्लाह ताला कराची तक जाएं। ये बताए कि इसने पौने 4 सालों में क्या किया, जो अब ये कह रहा है कि जी मुझे दोबारा बनाए आप जो है वो वज़ीर आज़म, मैं बड़ा पॉपुलर हो गया हूं। वो सिर्फ सोशल मीडिया पे ओए तोए का कल्चर, सोशल मीडिया पे नौजवानों को बहकाया गया है, उनको वर्गलाया गया है। उस बुनियाद के ऊपर जो है वो ये इस किस्म की जो है वो अपना बातें करते हैं, मुझे दोबारा बनाए। भाई पहले तुमने क्या किया है, को पिछले तुम 4 साल का हिसाब दो, तो उसके बाद जो है वो फिर तुम्हें जो है वो आगे जो है वो बनाने का सोचे। ये आदमी जो है ये एक ऐसा फितना है, अगर कौम ने इसका इदराक न किया, इसकी शिनाख्त न की और वोट की ताकत से इसे माइनस ना किया, ये कौम को किसी हादसे से 2-4 कर देगा। हिटलर भी बड़ी जबरदस्त तकरीरें किया करता था, वो भी बड़ा जोशीला था। उस वक्त भी लोगों ने कहा कि इसके पीछे कौम ना लगे, वरना ये कौम को किसी हादसे से 2-4 कर देगा। लेकिन उस कौम से गलती हुई, और उसके बाद फिर देख लें हिटलर ने उस कौम का क्या हाल किया। जर्मन कौम जो बड़ी बहादुर और जरी कौम थी, वो 50 साल तक गुलाम रही है वो, और आज तक वो उठ नहीं सकी। वरना अगर उसकी जिंदगी में ये हादसा ना होता, तो आज वो कौम जो है वो पूरी दुनिया को ऊपर जो है वो राज कर रही होती, लीड कर रही होती।